हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज कि किसी सर्कुलर लूप के कारण किसी पॉइंट पर उससे किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। जो लूप है वो इस सरफेस पर हॉरिजॉन्टल नहीं रखा हुआ है, उस लूप को हमने इस तरीके से रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए हम उस लूप को जो है प्रॉपर सर्कल नहीं बनाते। और इस लूप को हमने जो है चार्ज प्रोवाइड किया है और चार्ज का मैग्नीट्यूड है माना हमारे पास Q। और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये इस लूप के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया हमारे पास है Q। लेट O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड A इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। हमने मान लिया O इस सर्कुलर लूप का सेंटर हो गया और A इसकी रेडियस हो गई। माना इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है पूरे लूप के कारण। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना होता है उस पॉइंट पर हम हमेशा रखते हैं एक टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, इसकी एक्सिस को हम फिलहाल आगे बढ़ा देते हैं। तो अब पूरे लूप के कारण जो है हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ए सर्कुलर लूप। और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल की लेंथ हमेशा उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो हम इसकी अगर लेंथ देखें, इसकी रेडियस हो गई a, तो इस सर्कुलर लूप की लेंथ हो जाएगी इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, जहां r रेडियस होती है, यहां हमारे पास रेडियस a है, तो लेंथ ऑफ ए सर्कुलर लूप हो जाएगी 2πa। अब पूरे लूप के कारण हम पॉइंट P पर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम जो लूप है इसको छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो हमने एक सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया AB और इसका यहां पर जो पॉइंट हो गया ये माना हमने ले लिया C। जो ये हमने एलिमेंट्री पोर्शन लिया ये वाला, माना इसकी लेंथ है हमारे पास dl और इस पर चार्ज है हमारे पास dq। अगर हमारे पास एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ कम है तो चार्ज भी उस पर कम होगा। टोटल उस पर चार्ज हमारे पास q था और छोटे वाले एलिमेंट्री पोर्शन पर हमारे पास चार्ज है dq। तो इस dq की वैल्यू को हम यहीं डिटरमाइन कर लेते हैं। हम dq की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कुलर लूप मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ एलिमेंट्री पोर्शन। तो dq इज इक्वल टू हो गया q अपॉन 2πa मल्टीप्लाई बाई dl। अब हमने ले लिया इस पर चार्ज जो है dq हो गया। इस dq चार्ज के कारण पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहां से इसको इसके साथ मिला देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला, क्योंकि जो dq होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रेपल करेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहां आ जाएगी। माना उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो dE1 है कि फर्स्ट एलिमेंट्री पोर्शन AB के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास dE1 है और ये डिस्टेंस है माना हमारे पास r और लेट ये वाला एंगल हो गया हमारे पास थीटा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस r की वैल्यू निकालें इन ट्राइंगल COP, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यह r की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 और इसी के बेस जो है हम dE1 की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट एलिमेंट्री पोर्शन AB, ये हमने ले रखा है dE1 और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास 1/4πε0। चार्ज है हमारे पास उस AB पर dq अपॉन लेंथ है वहां से वहां तक की डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। हमने r स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है और dq की वैल्यू भी निकाली हुई है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 1/4πε0। dq की वैल्यू रखेंगे q अपॉन 2πa मल्टीप्लाई बाई dl
अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे एक एलिमेंट्री पोर्शन हमने ऊपर ले रखा है, इसी के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में हम सेम लेंथ का एक और एलिमेंट्री पोर्शन ले लेते हैं। माना सेम लेंथ का हमने एक और एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, ए डैश बी डैश। इसके लिए भी जो रेडियस होगी वो ए होगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस सेम रहती है। और इसका जो बीच का पॉइंट हो गया माना वो सी डैश है, और इसकी लेंथ जो है हमने वो है सेम है डीएल। और इस पर जो अगर इसकी लेंथ डीएल है तो इस पर भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू को होगा। अब हम इसको यहां से अगर यहां मिला दें तो पॉइंट पी की इस पोर्शन से जो डिस्टेंस होगी वो भी आर होगी, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो सर्कल से इक्विडिस्टेंट होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल रखा हुआ है इस तरीके से। अब इस तरीके से हम अगर किसी पॉइंट को देखें तो वो पॉइंट हमेशा सर्कल से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। माना इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास DE2, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर हम DE2 की वैल्यू निकालें, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन A डैश B डैश, तो DE2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन, वहां भी डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर, चार्ज सेम था इसलिए DQ आया अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की वैल्यू रखेंगे तो सेम हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई A मल्टीप्लाई बाई DL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की वैल्यू है, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इन दोनों एलिमेंट्री पोर्शन के कारण ही देखें तो इन दोनों एलिमेंट्री पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों की अगर वैल्यू को देखें तो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है। तो कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, DE1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास DE2, कि दोनों एलिमेंट्री पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आई है। इट मींस दैट कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री पोर्शन होंगे हम सबको जो है सेम लेंथ का लेंगे, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबके कारण जो है सेम आएगी, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो पूरे सर्कल से जो है इक्विडिस्टेंट है। अगर माना हम जो है इसके बगल पे एक और एलिमेंट्री पोर्शन ले रहे हैं यहाँ पर A डबल डैश B डबल डैश, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माना वो DE3 हो गई, उसकी डायरेक्शन जो है कहीं और होगी। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। तो हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वैसे करके तो हम नेट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसे हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। तो DE1 को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा DE1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा DE1 sin थीटा। सिमिलरली हम DE2 को भी कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा DE2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा DE2 sin थीटा। ऐसे ही हमारे पास जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे एलिमेंट्री पोर्शन के कारण, उन सब के सिमिलर और उसके अपोजिट वाले, जो हमारे पास एक एलिमेंट्री पोर्शन होगा उसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट्री पोर्शन होगा, उन सब के कंपोनेंट इस तरीके से आएंगे। जैसे AB वाले का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आ गया, और A डैश B डैश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आ गया। DE1 इज इक्वल टू DE2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और जो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक डायरेक्शन में आ गया, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनमें एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सबका जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हमारे पास सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सो दैट जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P, वो हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू फर्स्ट वाले एलिमेंट्री पोर्शन के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वहां DE1 cos थीटा प्लस सेकेंड वाले के कारण हो गया DE2 cos थीटा। ऐसे ही हमारे पास और सारे एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्री पोर्शन होंगे, उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब हमें पता है कि सबकी वैल्यू जो है सेम है, तो सबकी जगह जो है हम DE1 cos थीटा लिख सकते हैं। DE1 cos थीटा की जगह हमने सेम लिख दिया, प्लस DE2 की वैल्यू DE1 के इक्वल है, तो इसकी जगह भी हम लिख देंगे DE1 cos थीटा प्लस और सो ऑन। सारे कंपोनेंट जो है DE1 cos थीटा के इक्वल होंगे। अब हमें इनका सम निकालना है, तो इनका सम निकालने के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन गिवन है तो हम जो है उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख करके उसको उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ हमें ये नहीं पता कि सर्कुलर लूप कितने एलिमेंट्री पोर्शन से मिलकर बना हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास समेशन का साइन आता है कि समेशन ऑफ DE cos थीटा। DE cos थीटा हमारे पास एक एलिमेंट्री पोर्शन के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो समेशन का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्री पोर्शन के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका सम हो गया। तो समेशन की जगह जो है हम इंटीग्रेशन का यूज भी कर सकते हैं। समेशन और इंटीग्रेशन का मतलब सेम है, समेशन मतलब भी ऐड होता है, इंटीग्रेशन मतलब भी ऐड होता है। तो ये हो जाता है DE1 cos थीटा। अब हम वैल्यू रख सकते हैं। DE1 की वैल्यू हमें पता है, बस हमें जो है थोड़ा सा cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालें सेम ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल COP cos थीटा आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, cos इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए बेस है हमारे पास x अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास r। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है x अपॉन r की वैल्यू हो गई हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। ये हमने यहाँ निकाला किया। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई a मल्टीप्लाई बाई DL अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये थी हमारे पास DE1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अब हम अगर इसको देखें तो जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो L के रिस्पेक्ट में हो रहा है, DL के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और DL के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कोई भी टर्म नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है सिर्फ उसी वही टर्म इंटीग्रेट होता है, बाकी सारे टर्म उसके लिए कांस्टेंट होते हैं। तो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, ये इसके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई a x अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और अंदर बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dl। और इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन। मतलब ये एक एलिमेंट्री पोर्शन हो गया, इसके बगल पे दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया, फिर छठवां हो गया, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री पोर्शन है उन सबका सम। और सारे एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास पूरा सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ए सर्कुलर लूप। और सर्कुलर लूप की लेंथ हमने स्टार्टिंग में निकाली थी 2 पाई a। इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर लेंगे, तो सो दैट E इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई a मल्टीप्लाई बाई x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई a। यहाँ 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हमारे पास बच जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज।
अब इसी तरीके से हम आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।